अस्सलाम वालेकुम जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं फैसल अब्बास, मेरे साथ कमर मेकन मौजूद हैं। सबसे पहले तो नाजरीन, आइनी तरमीम के बाद और इन मुतनाज़ तरीन आइनी तरमीम के बाद पहला इस्तीफ़ा आया है, वो भी आपके साथ रखेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि कौन बन रहा है चीफ जस्टिस और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। दूसरी जानिब जो है वो पार्लिमानी खसूसी कमेटी का इजलास भी है। ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो कमर मेकन साहब, जो इस्तीफ़ा आया है उसके हवाले से ज़रा डिटेल्स बताएं। आइनी तरमीम के बाद पहला इस्तीफ़ा है, अहम इस्तीफ़ा है। ये वो शख्सियत हैं, पूरी कौम ने देखा होगा, जिनको व्हील चेयर के ऊपर सेनेट में लाया गया था और इनसे वोट दिलवाया गया था। BNP मैंगल पार्टी, उनकी पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। कासिम रोंजो इनका नाम है और उन्होंने आइनी तरमीम के हक़ में वोट भी दिया था और उसके बाद अख्तर जान मैंगल साहब ने कहा था कि वो ख़ुद ही इस्तीफ़ा दे दे तो बेहतर होगा, या फिर हम उनको डिस्क्वालीफाई करवा देंगे क्योंकि उन्होंने पार्टी पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं किया। जबकि मेरी ज़ाती राय में फैसल साहब अगर वो इस्तीफ़ा ना भी देते तो उनको हटाया जाना मुश्किल ज़रूर था, बल्कि नामुमकिन था तकरीबन। उसकी वजह यह है कि सेनेट के अंदर BNP मैंगल की तरफ से वो ख़ुद ही पार्लिमानी लीडर थे। तो जैसा उन्होंने बाकी सेनेटर्स को, या जितने भी, एक सेनेटर उनकी एक खातून भी थी नसीमा, उनको हिदायत उन्होंने देनी थी। अख्तर जान मैंगल साहब की हिदायत अपनी जगह अहमियत की हामिल ज़रूर है सियासी तौर पर, लेकिन सेनेट के अंदर वो पार्लिमानी लीडर थे और जो उन्होंने हिदायत देनी थी वही आगे अमल भी होनी थी, लेकिन वो ख़ुद ही उठाए गए और पार्लिमानी लीडर साहब ख़ुद ही उठाए गए और फिर व्हील चेयर के ऊपर वो लाए गए, बाकायदा तौर पर लाए गए। नकाब पोश अफराद उनके साथ थे, यानी जिन्होंने मास्क पहने हुए थे, उन्होंने नकाब पोशी हुए ना जी। आप क्या मास्क, इस दौर में कौन मास्क लगाता है? वो क्या डॉक्टर थे या कोई किसी ऑपरेशन थिएटर के कोई वो टांके लगाने वाले थे? ठीक है, वो नकाब पोश ही थे ना। अब नकाब पार्लियामेंट के अंदर वो वाला नकाब तो नहीं लगाया जा सकता ना, चेहरा ही छुपाया जा सकता है, तो बहरहाल उसको नकाब पोश ही कहना चाहिए। वो मास्क पहने नकाब पोश अफराद लाए और उन्होंने उनसे वोट दिलवाया और अब उन्होंने इस्तीफ़ा जो है बाकायदा तौर पर दे दिया। बेहतर था वो पहले ही इस्तीफ़ा दे देते, तो ये नौबत उनको आती ही ना। जब इस सूरत हाल में ना पार्टी रहनुमाओं को क्या करना चाहिए कि भाई जिस पे आपको शक हो उससे इस्तीफ़ा लिखवा के पार्टी के पास वो रखवा दे। अगर वो वोट दे और आपको लगे कि वो गायब हो गया और कल या परसों वो जाके वोट दे देगा, आपको पार्टी को पता तो चल जाता है ना, फलाना बंदा हमारे कांटेक्ट में नहीं है, निकल गया, पार्टी फौरन उसका इस्तीफा कौमी असम्बली में या सेनेट में जमा करा दे कि भाई ये बंदे ने हमें इस्तीफा जमा करा दिया है, आज के बाद ये बंदा हमारा रुकन नहीं है, ताकि कम से कम ज़बरदस्ती उससे वोट ना दिलवाया जा सके। हाँ, अपनी मर्जी से कोई आता है देता है तो वो उसकी अपनी मर्जी, उसके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज भी है, बाकी चीज़ें भी है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से वोट जो है ना वो नहीं दिलवाना चाहिए। ये उसका रास्ता रोका जा सकता है इस तरीके कार के मुताबिक। जी, ये कमर बेगम साहब, दूसरा ये बताएं कि चीफ जस्टिस कौन बनेगा, इसका फैसला तो आज मेरे ख्याल में हो जाएगा। खिचड़ी क्या पक रही है, क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? याह्या अफरीदी आ रहे हैं, मंसूर अली शाह आ रहे हैं, एक तो चीफ जस्टिस आना है, दूसरा प्रिजाइडिंग जज आना है। अब जो चीफ जस्टिस बनेगा वो उसमें भी फिर बहुत सारे रोले होंगे कि ठीक है जी, हमने सीनियरिटी की बुनियाद पर सपोज दैट कि मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बना ही दिया है, इख्तियार तो फिर प्रिजाइडिंग जज के पास होंगे। चल गया आईनी मामलात का, लेकिन चीफ जस्टिस के पास सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी इख्तियारात ज़रूर होंगे, बाकी मामलात होंगे जो कि इतने मेरे ख्याल में वैल्यूएबल हैं भी नहीं। असल मामला यही होता है कि चीफ जस्टिस पहले है कि फुल पावर के साथ होता था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बनाई गई, एक्ट लाया गया, उससे उनके चीफ जस्टिस के इख्तियारात तकसीम हो गए, 100 मोटो वगैरह के, बेंच बनाने के, 184 की दरख्वास्तें जो है फिक्स करने से उनके इख्तियारात तकसीम हो गए। लेकिन अब ये जो आइनी बेंच बना दिया गया है, और आइनी बेंच की कंपोजिशन कौन करेगा? जुडिशल कमीशन। जुडिशल कमीशन के अंदर कौन होगा? पहले 9 लोग होते थे, अब 13 होंगे। अब 2 पार्लियामेंट से और 2 सेनेट से भी लोग होंगे। ठीक है, बराबर की नुमाइंदगी होगी अपोजिशन और हुकूमत की। तो अब 13 लोग बैठकर ये फैसला करेंगे और उनमें अक्सरियत हुकूमत की हुआ करेगी। क्यों? कि सेनेट से एक हुकूमत का बंदा आएगा, एक अपोजिशन का, एक कौमी असम्बली से हुकूमत और अपोजिशन का, 2 ये हो गए हुकूमत के बंदे, वो लॉ मिनिस्टर हुकूमत के, अटॉर्नी जनरल हुकूमत के,
पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा अक्सर हुकूमती जमात इक़्तिदार में होती है तो वही इलेक्ट होते हैं, वही आते हैं। उसके बाद मौजूदा चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन का जो एक रिटायर्ड जज लगाता है वो मौजूदा चीफ जस्टिस लगाता है। रिटायर्ड जज का भी झुकाव उसी तरफ हुकूमत की तरफ होता है, इसलिए क्योंकि उसी के दौर में उसको चीफ जस्टिस दोबारा से वो मेंबर बनाया गया होता है। अच्छा, फिर 4 जज सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के होंगे, यानी कि अगर मंसूर शाह साहब फॉर एग्जांपल मोस्ट सीनियर है, फिर मुनीब साहब, याया साहब और अमीनुद्दीन साहब। तो इसमें अगर अब देख लें अब कौन कौन बैठा हुआ है, अमीनुद्दीन साहब उसमें से आ जाते हैं। तो 3 जजेस को छोड़ के बाकी तमाम के तमाम लोग और 2 लोग वो छोड़ के मादरत के साथ जो अपोजिशन के होंगे, तो 5 लोगों को अगर आप इस वक्त की जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन में से निकाल भी दे तो पीछे कितने बचते हैं? 8 लोग। 2/3 अक्सरियत से उधर भी हुकूमत बैठी हुई है। पार्लिमानी कमेटी जो आज बनाई गई है जिसमें चीफ जस्टिस का इंतखाब होगा, उसमें भी 13 में से 8 लोग जो हैं 2/3 अक्सरियत वो हुकूमत के बैठे हुए हैं। तो उनको तो ये कहने में वो जाहिर है कहेंगे जी सबकी नुमाइंदगी है, लेकिन अंदर खाने बारीक वारदात ये डाली है कि हर जगह जितनी जितनी नुमाइंदगी रखी है वहाँ उनके अपने बंदे बैठे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ और, ये जो आईनी बेंच बनाया गया ना, आईनी बेंच यानी कि बनाया जाएगा और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, किसी को पता ही नहीं कि भाई क्या करना है। जैसे मंसूर जैसा बंदा कह रहा है कि अभी तो हमें समझने में वक्त लगेगा कि भाई ये आईनी तरमीम हुई कैसे हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, आगे सुप्रीम कोर्ट का निज़ाम कैसे चलेगा, कौन से केसेस किस तरह से लगेंगे। अब मुझे एक बात बताएं, सिविल केस या फौजदारी केस चल रहा है, उसके अंदर कोई एक छोटा सा आईनी मामला आ जाता है तो क्या वो सारा केस उठा के आईनी बेंच पे भेज दिया जाएगा? यार बट मतलब मैं कुछ मतलब नॉनसेंस है एक किस्म का। आपने इतनी मेस, इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है और फैसल साहब इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए ना हर हाल में एक और आईनी तरमीम होगी और हाल मेरे को अलग से आईनी अदालत बनानी वो तो फिर ये ठीक कह रहे हैं। इसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट के जो टाउट साफ़ी हैं कि जनाब 27वीं आईनी तरमीम भी आएगी, फिर इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि फिर इसका मतलब एक और भी है, फिर इसका मतलब एक और ये है कि ये जानबूझकर ऐसी गलत तरमीम, जानबूझकर इस तरह की एक मेस क्रिएट की गई है कि बाद में हम ये कहें जी ओहो हो इनमें तो अभी बड़ा सा कम है, एक और तरमीम करते हैं और फिर अपनी मर्जी की वारदातें डाली जाएंगी। तो ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है, वो वाला दरवाज़ा खोल दिया है। हम कह सकते हैं कि अब मामला मजीद उलझ गया है, बहुत ज़्यादा उलझ गया है और अब ये 26वीं थी, मुझे 27वीं भी नज़र आ रही है, मुझे 28वीं भी तरमीम नज़र आ रही है। अच्छा ये बताएं कि अगर जस्टिस याया अफरीदी डिनाई कर देते हैं तो फिर अमीनुद्दीन खान साहब बैठे हैं? नहीं, फिर अमीनुद्दीन खान साहब नहीं, फिर क्लॉज 1 के तहत 2 ही जजेस बचेंगे और उनमें से ही फिर किसी को चीफ जस्टिस जो है वो चुनना पड़ेगा। और अगर उनमें से भी एक रिक्यूज़ कर जाता है तो फिर जो है वो अमीनुद्दीन साहब शामिल होंगे। फॉर एग्जांपल याया साहब रिक्यूज़ कर देते हैं तो आपको क्या लगता है हुकूमत किसको चुनेगी? अमीनुद्दीन खान साहब। नहीं, क्यों चुनेगी अमीनुद्दीन खान साहब? क्योंकि वो उनका टिल्ट को ज़्यादा ही है। उसकी आप क्लॉज 1 पढ़ें, उसके अंदर ये है कि फिर जो बाकी 2 हैं उनमें से किसी के ऊपर इत्तेफाक राय किया जाएगा और फिर उनमें से भी और सीनियर होंगे। मिसाल के तौर पे सीनियर का तो खत्म हो गया। मेरी बात सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर अगर जस्टिस याया अफरीदी डिनाई कर देते हैं, उसके जूनियर जजेस होंगे या उससे याया अफरीदी से सीनियर जजेस के 2 जजेस होंगे? पहले डिनायल में याया साहब के डिनायल की सूरत में मुनीब और मंसूर साहब वाहिद ऑप्शन होंगे, सिर्फ 2 लोग, ठीक है। इनमें से चूज़ करना होगा। अब यहाँ पर हुकूमत गेम कर सकती है कि वो दोबारा मुनीब साहब को चूज़ कर दें। अब मुनीब साहब मंसूर साहब के होते चीफ जस्टिस तो नहीं बनेंगे, वो अगर रिक्यूज़ कर देते हैं तो फिर अमीन साहब को शामिल करके फिर अमीनुद्दीन की बारी आ सकती है। तो फिर ये बताएं कि जो प्रिजाइडिंग जज बनाना है उसकी क्या क्राइटेरिया, क्या होगा उस हवाले से? कौन बनाएगा? ये एक बड़ा एक मामला है। प्रिजाइडिंग जज जो बनेगा ना वो जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद एक आईनी बेंच बनेगा और उसका फिर एक सरबराह होगा। प्रिजाइडिंग जज, जहाँ तक मैंने इस आईनी तरमीम को पढ़ा है, उसका सरबराह होगा चीफ जस्टिस की मर्जी से। और मैं एक और बात बताऊँ आपको, चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह हुकूमत को हो सकता है मंजूर हो, लेकिन आईनी बेंच का प्रिजाइडिंग जज मंसूर अली शाह हुकूमत को किसी सूरत भी सूट नहीं करता। वो कोशिश ये करेंगे कि हम ये भी कहें कि देखिए हमने सीनियरिटी के रूल को वायलेट नहीं किया, हमने जस्टिस मंसूर को चीफ जस्टिस बना दिया है, लेकिन आईनी बेंच का जो सरबराह है वो जाहिर है फिर कौन बचेगा पीछे? मुनीब साहब को तो वो बनाएंगे नहीं। याया साहब का रिक्यूज़ल आ जाता है तो अमीनुद्दीन साहब होंगे। फिर मैं इसी तरफ आने वाला था कि अगर सपोज चीफ जस्टिस ने ही करना है, जो चीफ जस्टिस और दोनों चीफ को जस्टिस अलग मुझे समझ आ गई है। मिसाल के तौर पे वो मंसूर अली शाह को बना देते हैं चीफ जस्टिस, मंसूर अली शाह ने डिसाइड करना है प्रिजाइडिंग जज, वो मुनीब अख्तर को कर देते हैं। कर सकते हैं।
और ये तो हुकूमत के लिए मजीद मामला उलझ मैं जाएगा। नहीं, कैसे उलझ जाएगा? जुडिशल कमीशन बेंच मुनीर साहब की मर्जी से नहीं बनाएगा ना। जुडिशल कमीशन बेंच तो अपनी मर्जी से बनाएगा जिसमें हुकूमत की अक्सरियत है। सरबराह काजी साहब थे, मखसूस नशिस्तों में नीचे है, जजेस ओके। अलग थे, फैसला उन्होंने अपनी मर्जी से दिया, काजी साहब कुछ नहीं कर पाए। मतलब अगर मुनीब अख्तर साहब हों भी सही तो अक्सरियत वो जस्टिस जजेस मंसूर अली शाह साहब खुद भी बैठ जाएं आईसीसी प्रेसिडिंग जज के तौर पर, फिर भी जाहिर है नीचे वाला बेंच तो जुडिशल कमीशन तय करेगा ना कि मिसाल कौन के होगा। तौर पे आप ये कह रहे हैं कि जो प्रिजाइडिंग जज होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह होगा जी, और आप ये कह रहे हैं कि जनाब जो दीगर जजेस लगाए जाएंगे वो हुकूमत बेंच बनाने का इख्तियार उनके पास नहीं होगा ना। ठीक है, मुझे समझ आ गई है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर के अलावा जो दीगर जजेस लगाए जाएंगे उनकी अक्सरियत वो उन जजेस की होगी जो हुकूमती मंशा पर होंगे। बाकी जो जजेस होंगे आईनी बेंच के अंदर सरबराह के अलावा वो लगाएगा जुडिशल कमीशन। जुडिशल कमीशन में अक्सरियत है हुकूमत की, तो हुकूमत की मर्जी से बेंच बनेगा। मर्जी से बेंच बनेगा और अगर सपोज दैट मुनीब अख्तर होते भी हैं तो नीचे अक्सरियत उन एक जजेस की आधे होगी। जज का अगर डाइसेंट भी आ जाता है तो अच्छा है ना जी। देख लें जी, किसी ने इख्तिलाफ भी तो किया ना हमसे। इख्तिलाफ भी किया है, ठीक है जी, देखते हैं अब इसमें मजीद क्या डेवलपमेंट्स होती है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।